आज हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, क्या आप जानते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये सब जानने से पहले किसने दिया था, क्या हुआ था, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी बातें जानने से पहले हमें डीएनए के बारे में जानना होगा कि डीएनए क्या होता है। तो हमको पता है, पिछले बहुत पहले से ही पता है कि डीएनए क्या होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पर डीऑक्सी का मतलब होता है, टर्म में हम अगर देखें तो डीऑक्सी का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि यहाँ पर जो शुगर होती है, शुगर को बताता है, जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होती है? 5 कार्बन की शुगर होती है। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। 5 कार्बन की शुगर होती है तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर H होता है, H OH H CH2 OH, ये 5 कार्बन की शुगर है। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेकंड नंबर पे कार्बन पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से इसका नाम डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब हुआ? यहाँ सेकंड टर्म न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही तो होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी कि पॉली का मतलब अनेक और मर का मतलब यूनिट। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे पॉलीमर बन जाता है। हम ये सारी बातें पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा है, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। इसी को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो आरएनए हो, दोनों ही पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं। लेकिन डीएनए के अंदर जो शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। और बात करें डीएनए के बारे में तो डीएनए क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि एसिडिक नेचर क्यों होता है? ड्यू टू फास्फेट। फास्फेट की वजह से यहाँ पर एसिडिक नेचर आ जाता है। और साथ में अगर हम बात करें डीएनए जो होता है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये आपसे जाएगा तो पूछा जाएगा तो आपको बता देना होगा तुरंत, टू फास्फेट होता है। तो फास्फेट के वजह से यहाँ पर दो करेक्टर आए, एक डीएनए का एसिडिक करेक्टर करेक्ट, एक डीएनए। दूसरी बात करें और बात करें तो डीएनए का मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। सही बात है, मैक्रोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। नाइट्रोजनस बेस में होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। लेकिन ध्यान नहीं होता है डीएनए के में कभी भी आपको यूरेन देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आरएनए में। हम आरएनए और डीएनए में डिफरेंस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे जो थाइमिन और साइटोसिन होता है ये तो पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन होता है। और ग्वानिन और एडेनिन जो होता है वो क्या होता है? प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। पायरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इसका एक ट्रिक भी होता है, कट पाई, मतलब पायरिमिडीन एक आपको अगर याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएनए क्या हो गया? अब डीएनए हो गया पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीमर हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि यहाँ पर शुगर अलग हो गई इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर आरएनए है तो राइबोज न्यूक्लियोटाइड उसको बोला जाता है। ठीक बात। अब इसके बाद बात करें इसकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में बात करें तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? सिर्फ देखा था, आइडेंटिफाइड किसने किया था? नाम पूछा जाएगा तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने किया था। सब बातें पहले हम कर चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है। इसके बाद
डीएनए टर्म किसने दिया था? जैक्रिस ने दिया था। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हाँ, ये सही है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये एक है, ऐसे आपस में जुड़ता जाता है तो एक श्रृंखला बन जाती है। लेकिन इस श्रृंखला जब जुड़ता है तो किस तरह से जुड़ता है, क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्या डायग्राम होता है उसका, इससे कोई बात पता नहीं चल रही है। तो साइंटिस्ट लोग इसके स्ट्रक्चर को जानने के बारे में सर्च किए। तो सबसे पहले विल्किंस और फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया। किस मेथड से समझाया था, क्या आपको पता है किस मेथड से समझाया था? तो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद लिया था। एक्सरे का यूज किया था, डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक्सरे को डाला और वहाँ से फिल्म तैयार की और कंप्यूटर के बेस से डाटा एनालिसिस करके उसका पिक्चर डायग्राम बनाया। लेकिन कंप्लीट नहीं समझा पाए उस समय इस तरह का, मतलब। इसके बाद अब हमारा आता है 1983 का ईयर। कौन से साइंटिस्ट थे? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। अब इस मॉडल का मेन हॉलमार्क्स क्या था? अब आपको बात समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। तो इस मॉडल का मेन हॉलमार्क्स क्या था? मेन हॉलमार्क्स मतलब अगर इसको सिंपल में बोले तो मेन पॉइंट, मुख्य बात इसका क्या था? डीएनए के अंदर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है बिटवीन प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन। डीएनए के अंदर प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं? मैंने पहले ही बता दिया कि एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। और पाइरिमिडीन में कौन आता है? तो थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है। लेकिन ए के सामने हमेशा टी ही आएगा और जी के सामने हमेशा सी ही आएगा। और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसी मॉडल ने बताया था। और जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी मॉडल ने बताया था कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो मेन पॉइंट इस कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का होता है मतलब बिल अपोजिट, पूरक। जैसे बाएं हाथ का दाएं हाथ होता है, साउथ का नॉर्थ होता है। इस तरह से यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड जब बनता है तो वहाँ पर एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है और ग्वानिन के सामने हमेशा ही साइटोसिन आता है। ये बात उल्टी भी सही है कि थाइमिन के सामने एडेनिन होगा और साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा। इस मॉडल का सेकंड पॉइंट था कि जो डीएनए होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। डीएनए के अंदर कितना चेन होता है? तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। आपने देखा भी होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से 2 एक ये। तो ये क्या कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर बनाएंगे, फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बनाएंगे। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है हम ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें ध्यान रखना होता है, शुगर को हमको सबसे पहले बीच में रखना होता है। और शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। मान लिया कि यहाँ थाइमिन अटैच हो गया और यहाँ पर 5 नंबर से फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। अब दूसरा आएगा, तो दूसरा मान लिया कि यहाँ पर अब की बार यहाँ पर साइटोसिन अटैच हो गया। साइटोसिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मान लिया कि साइटोसिन अटैच होगा और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया। ये दोनों कैसे आपस में अटैच होंगे? तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात कर लिया था कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। इन दोनों को मिलाकर इसी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड का बैकबोन होता है, ये रीढ़ की हड्डी के समान होता है। ठीक है, मान लिया कि अब मान लेते हैं कि ये तीसरा कोई न्यूक्लियोटाइड फिर आया।
तीसरा आया, मान लिया कि अब की बार आज एडेनिन है। एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। साइटोसिन जो होता है ये भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और एडेनिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से फास्फेट अटैच हो गया तो फिर यहाँ फास्फोडाइज तरह से एक न्यूक्लियोटाइड इधर बनती हुई चली जाएगी। मैंने कहा जो 5' होता है उस पर हमेशा ही फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये 5' हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 से तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 3' पर OH ग्रुप फ्री यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 3' पर OH ग्रुप। तो ये डायरेक्शन हो गई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की 5' 3' एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनता हुआ चला आएगा नीचे तक। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो क्या होगा, मैंने कहा कि थायमीन के सामने हमेशा ही क्या आएगा, एडेनिन आएगा। थायमीन के सामने एडेनिन, ये क्या है, थायमीन क्या है, एक तरह से पायरिमिडीन है, और पायरिमिडीन के सामने क्या आएगा, प्यूरिन आएगा। प्यूरिन में कौन सा आएगा, एडेनिन आएगा। तो एडेनिन जो होता है वो डबल होता है, एडेनिन डबल रिंग होता है, ये एडेनिन आ जाएगा। और थायमीन और एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सब इसी मॉडल ने डिस्कस किया है। इसके बाद यहाँ पर शुगर अटैच हो जाएगी, यहाँ से हम शुगर को अटैच कर देंगे 1 2 3। यहाँ 5 नंबर के कार्बन से यहाँ 5 नंबर का कार्बन होता है, इसी से फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। हमने कहा कि क्या आएगा, ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर भी एक शुगर को हम करते हैं जल्दी से, और यहाँ पर ये जो है इस तरह से अटैच हो जाए फर्स्ट नंबर के शुगर के कार्बन, और यहाँ पर 1 2 3 4, और ये 5 नंबर का जो है ये फास्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ 3' पर मैंने पहले बताया था, 3' पर क्या होगा, OH होगा। और 5' पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फास्फेट दिख रहा है। तो 3' 5' 3 डायरेक्शन ये देखो, यहाँ 5' 3 डायरेक्शन नीचे है, यहाँ ऊपर है, यानी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर स्ट्रैंड में नीचे बन रही है, तो उधर स्ट्रैंड में यहाँ पर ऊपर बन रही है। तो इस मॉडल ने ये भी बताया कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल होते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल होते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये 2 पॉइंट इसी मॉडल से हमको पता चलता, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और क्या बात पता चला, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आएगा, पायरिमिडीन आएगा, ये बात हमको पता चला। इसके बाद एक बात और बताया कि इसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन जो होता है DNA का जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है, तो बैकबोन बनाता है शुगर फास्फेट, शुगर और फास्फेट। देखो शुगर और ये फास्फेट के से जो बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, इसी को बैकबोन फॉर्मेशन हो जाता है। इससे कौन बनाता है, तो नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। जो DNA होता है ना, ये बिल्कुल हमारे सीढ़ी की तरह होता है, लैडर की तरह होता है। DNA जो होता है बिल्कुल लैडर की तरह, जैसे बैकबोन हम बात करें तो इस तरह से एक स्टैंड को अगर हम सीधा बनाएं, ये सीधा बनाएं, तो बीच में क्या हमको देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। और इसी स्टैंड को क्या, ये बैकबोन का फॉर्मेशन होता जाता है। यहाँ पर बैकबोन, ये सब क्या है, बैकबोन शुगर और फास्फेट से बनता है, शुगर और फास्फेट से। और ये स्टेप्स हैं, सीढ़ी के जो स्टेप है जिस पर हम चढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं, देखिए ये बीच में क्या बन रहा है, स्टेप्स। और ये क्या बनते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, बैकबोन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो DNA के इसके बाद हम अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा ये जो होता है, अब हम बात करें तो ये जो स्ट्रैंड होती है बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ये स्पाइरल हो जाती है, यानी कि ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर DNA का बन जाता है।
इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर डीएनए का बन जाता है, कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बने, यानी कि ये सीढ़ी जो होती है सीधी नहीं होती, ये स्पाइरल कर जाती है, मुड़ जाती है। अब जब ये मुड़ जाती है तो यहाँ पर जो होता है फास्फेट ग्रुप फ्री हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे फास्फेट, इसका जो डायामीटर हो, दोनों फास्फेट ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम हम देखने को मिलता है। अगर नैनोमीटर में पूछे तो 2 नैनोमीटर होता है। और ये मुड़ता है तो 1 टर्न जब लेता है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जब कॉइल करता है, जब मुड़ता है तो ये 1 टर्न में, मतलब जब ये घूमता है तो 360 डिग्री घूम जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो ये 180 डिग्री हुआ, ये इतना 180, फिर ये 180, तो यहाँ तक पूरा एक टर्न बना जाएगा। इसी को हेलिक्स ऑफ डीएनए या पिच ऑफ डीएनए कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एंगस्ट्रॉम में भी आपसे पूछ सकता है और ये आपसे नैनोमीटर में भी पूछ सकता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये टर्न कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ से हम शुरुआत करें, जैसे ये आप देख लीजिए, जैसे ये हुआ 180 डिग्री तो ये हुआ 360 डिग्री। तो इस तरह से डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो 360 डिग्री घूम जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि 1 टर्न के अंदर जो है 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। 1 टर्न के अंदर जो होता है 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, 1 टर्न जब ये पूरा कॉइल करेगा, ये स्ट्रैंड दोनों है, जब ये कॉइल करेगा तो 1 टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर आएंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं। और इनके बीच जो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। और हम जो बात कर रहे थे, ये इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जो फास्फेट के बीच में डिफरेंट जो डिस्टेंस होता है, जो डायामीटर ऑफ द डीएनए होता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे कलर से लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का डायमीटर पूरा लेंथ डीएनए में सेम होता है, क्योंकि प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिमिडीन ही आएगा, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन ही आएगा, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर जो होती है वो डबल रिंग होती है, पायरिमिडीन के अंदर सिंगल रिंग होती है। इसी वजह से पूरी लेंथ पर डीएनए का डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम बना रहता है। अब बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम, मैंने कहा ना 1 टर्न लेता है, तो 1 टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस आज पेयर, ये यहाँ पर पेयर बताना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजनस बेस तो 20 नाइट्रोजनस बेस आ जाएंगे, लेकिन पेयर कितना होगा, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 1 टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। हमको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 10 नाइट्रोजनस बेस, ऐसे आप देख लीजिए कि जब 10 नाइट्रोजनस बेस घूमते हैं तो 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो एक नाइट्रोजनस बेस जब घूमेगा तो 360/10 यानी कि 36 डिग्री घूम जाता है, 36 डिग्री घूम जाता है। तो एक पूरे टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं और वो सारे बेस जो होते हैं वो 36 डिग्री घूमते चले जाते हैं और एक समय पर वो 360 डिग्री घूम जाते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी एक सबसे महत्वपूर्ण बात करती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये करती है कि इन डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other base pair in double helix। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डीएनए की स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है। ये क्या होता है, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है,
जब ये स्टैंड आपस में घूमते हैं तो एक बेस पेयर का तल जो है दूसरे बेस पेयर के तल के बिल्कुल ठीक ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर डायरेक्शन में। जैसे हम बात करें प्लेट की बात, एक प्लेट के ऊपर जैसे मान लें ये प्लेट है, फिर ए प्लेट है, ऐसे प्लेट जब हम रखते जाते हैं तो ये क्या है, स्टेबिलिटी की तरह है, स्टेबल है, सारी प्लेट स्टेबल है। तो उस तरह जब ये टर्न करता है तो ये सारे नाइट्रोजनस स्पेस का तल जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होता है, वहाँ से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ अंडर फोर्स से अटैच होते हैं। तो इससे भी डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है। किस वजह से बढ़ती है? जब डीएनए का प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर, इसकी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है। साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन स्पेस के बीच में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड देखकर इसकी वजह से भी ये H बॉन्ड है। जब ये टर्न करता है तो नाइट्रोजनस बेस का जो तल है, एक तल दूसरे ऊपर आता रहता है बिल्कुल, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दो कारण से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे और इसके आगे का डिस्कशन जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। चारगाफ का रूल क्या है, चारगाफ रेशियो और ये सारी चीज़ें, बेस रेशियो के बारे में हम डिस्कशन